आज कक्षा 12वीं हिंदी में आज का पाठ है पाठ नंबर 14 पहलवान की ढोलक और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रैणी। दोस्तों ये एक कहानी है और जैसा कि फणीश्वर नाथ रैणी जो है उनकी सारी रचनाएं आंचलिक लोक कथा को ध्यान में रख करके करते हैं। तो यहाँ भी एक गांव की जो एक कहानी है जिसमें व्यवस्था परिवर्तन से सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन से लोक कथा लोक कला और कलाकार के जीवन में क्या परिवर्तन आता है वो यहाँ बताया गया है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो भारत पर इंडिया छा गया हो इस तरह की बात है। दोस्तों सत्ता परिवर्तन से जो कलाकार हैं जो अपनी कला को जीवित रखना चाहते हैं तो उसको जो सत्ता पर जो बैठे हुए लोग उनको शायद ये पसंद ना भी हो तो उनकी कला या कलाकार का जीवन की आमदनी सब छीन जाती है। तो ऐसी ही एक कथा एक कहानी को लेकर ये आज हम पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले उसके मुद्दे पर नजर करते हैं और पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। पहला मुद्दा है भयावह रात्रि का माहौल। पाठ की शुरुआत में ही लेखक ने एक भयावह यानी डरावनी रात का वर्णन किया है। बताया है कि ठंड का मौसम था, अमावस्या की रात और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। सिर्फ आकाश से तारों की सिर्फ रोशनी झलक रही थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन उल्लुओं और सियारों की आवाज़ इस शांति का भंग कर रही थी। कहीं कहीं कोई झोपड़ी से किसी के कराहने की आवाज़ आती थी, बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो कई जगह पर हाय बाप रे क्या होगा ये वो सब करके रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसे माहौल में जब ये माहौल ऐसा है कि यहाँ गांव में महामारी फैली हुई है, हैजा और मलेरिया की वजह से काफ़ी लोग मर रहे हैं। तो कभी सुबह तो कभी रात को लोग मर रहे हैं और कभी के रोने की आकृत जो आवाज़ जो है आ रही थी। ऐसे में सायंकाल से लेकर के प्रातः काल तक पहलवान जो है वो ढोलक बजाता है और एक गति से अविरत ढोलक बजा रहा है। और इस ढोलक की आवाज़ से ये मृत गांव मरा हुआ जो गाँव है ऐसे मृत गाँव को ये ढोलक की आवाज़ जैसे संजीवनी शक्ति प्रदान कर रही थी। तो दोस्तों ये पहलवान जो ढोलक बजा रहा है वो इस कहानी का मुख्य नायक है और पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जरूरी है कि पहलवान जिसका नाम है लुट्टन उसकी बात करते हैं, इसका पूरा परिचय देख लेते हैं। तो लुट्टन पहलवान जब 9 साल का था तभी उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी, इसीलिए विधवा सास के वहाँ वो रहता है। उसकी विधवा सास ने उसे पाला पोसा बड़ा किया। दोस्तों जब वो छोटा था तब काफ़ी कसरत किया करता था, गाय चराता था और लेखक ने यहाँ बताया है कि वो काफ़ी कसरत इसलिए कर रहा था कि उसका बदन तो ऐसा था पहलवान का, लेकिन अक्सर उसने देखा कि गांव वाले उनकी विधवा सास को छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो लुट्टन ने बचपन से ही मन में ठान ली कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लूँगा। तो इस वजह से वो पहलवानी सीखता है और घर पर काफ़ी कसरत किया करता है, खूब दूध पीता है और इस तरह से वो पहलवानी का शौक उसको बचपन से ही होता है। एक बार ये हुआ कि श्यामनगर में एक दंगल था और दंगल के अंदर काफ़ी कुश्तीबाज आते थे। तो ऐसे में एक बार एक शेर का बच्चा नाम से जाने वाला चांद सिंह पहलवान जो पंजाब से आया था और उसके
गुरु बादल सिंह के साथ वो आया हुआ था। उसने श्यामनगर के दंगल में खुलेआम चुनौती दे दी कि किसी में अगर है ताकत तो आए उसकी लड़े। तब उस चुनौती को लुट्टन सिंह ने स्वीकार किया। तब सब लोगों ने मना किया कि ये मरने वाला है, कहाँ चाँद सिंह पहलवान और कहाँ ये लुट्टन। उस वक्त लुट्टन ने बोला कि नहीं, ये तो उसकी लड़नी ही है। राजा साहब ने मना किया, श्यामनगर के राजा जो काफ़ी वृद्ध थे उन्होंने मना किया कि ये बेकार में मारा जाएगा, क्योंकि सभी को पता था कि चाँद सिंह पहलवान के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो राजा ने मना किया, सिपाहियों ने मना किया, राजा साहब के मैनेजर ने भी मना किया कि नहीं ये कुश्ती मत करो। लेकिन लुट्टन पहलवान ने बोला कि अगर मुझे ये मौका नहीं मिला तो पत्थर पर अपना सर पटक करके मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे कुश्ती लड़नी ही है, तो कृपया मुझे इजाज़त दे। आखिर में राजा साहब ने लुट्टन को बोला कि ठीक है, इतनी मर्जी है, इतनी जिद पर रहे हो तो जाओ, तुम्हारी जो आस्था है, तुम्हारा विश्वास है, लड़ना है तो जाओ लड़ो। उसके बाद जैसे ही लुट्टन जाता है दंगल के अंदर तो वहाँ पर पहलवान जो है चाँद सिंह वो हंसता है, और जो प्रेक्षकगण जो श्रोतागण आए थे गाँव से वो सब लोग हंस रहे हैं कि ये तो चुटकी में मसल देगा लुट्टन पहलवान को चाँद सिंह, क्योंकि चाँद सिंह काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी गठीला बदन वाला और बड़ा पहलवान था। इसलिए जनमत एक तरफ था कि चाँद सिंह जो कि शेर का बच्चा नाम से जाना जाता था वही जीतेगा, लेकिन फिर भी दोनों में दंगल शुरू होता है। चाँद सिंह पहले से ही लुट्टन पर टूट पड़ता है, लुट्टन दब जाता है। तब ये होता है कि लुट्टन को ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है, चटाक चढ़ा, अर्थात उठा पटक दे। तो इस तरह से लुट्टन ने फिर दाव काट करके उसको चाँद सिंह को नीचे गिरा दिया। दूसरी बात अलग अलग आवाज़ ढोलक की आती रही और लुट्टन को जैसे ही संदेश मिलता रहा कि दाव काटो, बाहर निकलो, उठा पटक दे, चित कर दे, तो इस तरह के ढोलक की आवाज़ से उसको संदेश मिलता रहा। और आखिरकार ये हुआ कि लुट्टन ने चाँद सिंह पहलवान को चारों खाने चित कर दिया। तो उस वक्त काफ़ी आवाज़ें आ रही थी प्रेक्षकों की कि क्या बात है, कमाल कर दिया। वृद्ध राजा काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने तुरंत ही लुट्टन को शाही पहलवान घोषित कर दिया। अब शाही पहलवान तो बन गए। इसके बाद लुट्टन 45 डिग्री से हाथ रख करके वो चलने लगा और सबको पता था कि मैं कितना बड़ा पहलवान हूँ। वो कहीं भी बाजार के रास्ते से जाता, उसे जो चीज़ पसंद आती वो उठा कर ले लेता। और तो इस तरह से बाजार में या कहीं भी उसका रुतबा था, शाही पहलवान को ठहरा। अब तो राज दरबार में उसकी काफ़ी खातिरदारी होने लगी। इसके साथ साथ उसके दोनों बेटों को भी उन्होंने पहलवानी सिखाई, वो भी राज दरबार में स्थान लिया उन्होंने। अब होता ये है कि वृद्ध राजा की मृत्यु होती है। उसके बाद राजा का बेटा राजकुमार जो है विदेश से वापस आता है और उसने दरबार में आना शुरू किया। तो जो व्यवस्था, जो लोक कला वृद्ध जो राजा जो थे उनको पसंद थी, वही राजकुमार को पसंद नहीं थी। उसने क्या किया, ये बेकार की फिजूल खर्ची हमें नहीं करनी है। लुट्टन पहलवान कितना खाता था, उसके बेटे कितनी खा जाती, ये सब बेकार में खर्चा नहीं करना है। ऐसा करके उन्होंने इनको वहाँ से निकाल दिया। और ये राजकुमार जो था वो घुड़सवारी का शौकीन था। तो अब व्यवस्था परिवर्तन से पूरा कितना बदलाव आया कि पूरी जो पहलवानी की जो कला है और कलाकार का जीवन, उसमें कैसी तब्दीली आती है वो यहाँ पता चलता है कि लुट्टन को निकाल देने से अब लुट्टन पहलवान फिर अपने वापस गाँव आता है दोनों बेटे को लेकर। गाँव के लोगों को
बच्चों को पहलवानी सिखाता है और फिर गांव वाले जो भी खाना उनको देते थे उस हिसाब से उनका गुजारा होता था। व्यवस्था परिवर्तन से पहलवानी और लुट्टन के जीवन में काफ़ी बदलाव आया। इस तरह से व्यवस्था परिवर्तन से, सत्ता परिवर्तन से कला का भोग तो लिया जाता है, लेकिन साथ में कलाकार के जीवन में भी क्या फर्क आता है, क्या परिवर्तन आता है, वो यहाँ देखा गया है कि अब उनको तो हाय तौबा करके भीख मांग कर खाने वाली नौबत आ गई। तो दोस्तों, इसके बाद होता यह है कि गांव में महामारी फैली, जो हमने पहले देखा था शुरुआत में कि गांव में महामारी का दृश्य है। वहाँ लुट्टन पहलवान जो है, मरने वाले या जो आधे मरे हुए हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनकी हिम्मत बनाए रखने के लिए या उनके अंदर एक संजीवनी शक्ति का संचार करने के लिए ऐसे महामारी के मौसम में भी रात को लेकर के सुबह तक लुट्टन ढोलक बजाता रहता है। और इस ढोलक के बजने से पूरे गांव वालों को एक सांत्वना मिलती थी कि नहीं, चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमें हिम्मत नहीं आती है, ऊपर वाले ने जो दिया वो हमें मंजूर है, हमें टूटना नहीं है, हमें जो बचे हैं परिवार के सदस्य उनको संभाल रहे हैं। इस तरह से जो भी विडंबना है, जो भी ये आपदा आई है, उससे लड़ने की एक हिम्मत मिलती थी। तो ऐसे महामारी के मौसम में लुट्टन पहलवान की ढोलक एक संजीवनी शक्ति का प्रचार करती थी। आगे आखिरी मुद्दा, लुट्टन की मौत। अब ऐसे मौसम में जहाँ महामारी फैली है, हैदराबाद मलेरिया की वजह से काफ़ी लोग मर रहे हैं, ऐसे में एक रात्रि को लुट्टन पहलवान के दोनों बेटे बीमार हैं और जैसे कि आधे मरे हुए, लेकिन मरते मरते बेटे भी बोल रहे हैं कि पिताजी, लुट्टन पहलवान को बोल रहे हैं कि पिताजी आप ढोलक बजाइए। तब लुट्टन पहलवान जो है सायंकाल से लेकर के आधी रात तक ढोलक बजाता है और देखता है कि आधी रात के बाद उसके दोनों बेटे मरे पड़े हैं। आखिर में सुबह होते ही लुट्टन पहलवान अपने दोनों बेटों को अपने कंधे पर लाद करके नदी में बहा आता है। तो लोग उसकी हिम्मत को देख करके हिम्मत को दाद देते कि क्या बात है, कितना बड़ा कलेजा है इसका, पहलवान, लेकिन कैसा पहलवान जो पूरे गांव को शक्ति देता था, वो आखिर में टूटा नहीं। अपने दोनों बेटों की मौत पर भी वो टूटा नहीं और उसने अपने दोनों बेटों को अपने हाथ से अपने कंधे पर लाद करके नदी में बहाया। आखिर में भी ये होता है कि गांव वाले बोलते हैं कि ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है ढोलक की। तब सब गांव वाले मिलकर जाते हैं उसे देखने के लिए, तो पता चलता है कि लुट्टन पहलवान पड़ा हुआ है, चित होकर के पड़ा हुआ है। तो कुछ लोग बातें भी करते हैं कि ऐसा क्यों। तो किसी ने बताया कि लुट्टन पहलवान का कहना ये था कि मुझे कोई चित नहीं कर सकता, तो मैं मरूंगा तब मुझे चिता पर भी चित करके लेटा है। तो इस प्रकार यहाँ लुट्टन सिंह जो है, लुट्टन सिंह अब पूरे गांव को एक शक्ति प्रदान की और ये अपनी पहलवानी के दम पर गांव को भी, मरे हुए लोगों को ठीक है, लेकिन उसके सारे रिश्तेदार, उसके घर वाले सभी को एक साहस जुटाने में काफ़ी मदद मिली। दोस्तों, इस पूरे पाप के अंदर, पूरी कहानी के अंदर सत्ता परिवर्तन से या व्यवस्था परिवर्तन से लोक कला और कलाकार के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, ये बताया गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।